सरकार ने जो बेसिक हमारी एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटी थी कि हमें राइट टू वोट था, वो भी सरकार हमारा खत्म करना चाहती है। भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया है। मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 बीएलओ से मुलाकात करी, जो बीएलओ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों बीएलओ के नाम गायब हो गए कि अगर पूरा गांव का गांव खाली कर दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया जाए, तो क्या ये चुनाव सही चुनाव होंगे? दिल्ली में बैठे हुए जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव में रहेगा कौन नहीं रहेगा, शायद इस बात से वो अनजान है। डे बिफोर यस्टरडे, एक दिन पहले मैं मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों में घूम रहा था, तो जब एसआईआर शुरू हुई थी तब हमने यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम और कॉन्फ्रेंसेस करी थी। और जब ये कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम कर रहे थे तो पत्रकारों का सवाल ये होता था कि जिन लोगों के नाम चले गए हैं वो लोग सामने क्यों नहीं आते। और जब वो लोग सामने आए और अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उनकी बात सुनने वाला और उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई मौजूद नहीं है। एक बड़ी तादाद में, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाकों में, और जहां जहां पर भाजपा को जिताने की, मैं साफ बात ये कह रहा हूं, भाजपा को जिताने की कोशिश करी जा रही है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के नामों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया है। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नंदीग्राम में, 24 परगना में। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, हमने सैकड़ों लोगों से बातें करी हैं, और जिनमें से उनके माता पिता जिनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम पासपोर्ट में हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, जो पेंशन ले रहे हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, यहां तक कि मैंने 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद और मालदा में 2 बीएलओ से मुलाकात करी, जो बीएलओ इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें से एक का वीडियो भी शायद आपने देखा होगा। उन दोनों बीएलओ के नाम गायब हो गए। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये मेरे पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे पोलिंग स्टेशन के जितने भी एजुकेशन के लिए जितने भी नाम गए, वो पूरे उड़ा दिए गए। शमशेरगंज 56 असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कृष्णा सबाना समृति स्कूल जो है, वहां का जो पोलिंग स्टेशन है, उसमें 534 लोगों के नाम जो है वो दोबारा अप्लाई किए गए एडजुडिकेशन के लिए, और अप्रूव कितने हुए? 0, यानी कि पूरा पोलिंग स्टेशन उड़ा दिया गया। या विद्यासागर सरमती स्कूल एक पोलिंग स्टेशन का नाम है, कोई हवाई बातें इसमें नहीं है, डेटा के साथ बात है। विद्यासागर सरमती स्कूल में 51 नाम गए, सारे के सारे उड़ा दिए गए। 536 नाम गए, 6 नाम बचाए गए, बाकी सारे उड़ा दिए गए। तो ये पूरा डिटेल। या दिघारी हाई स्कूल है, वहां पर 104 नाम एजुकेशन के लिए गए और सारे के सारे नाम उड़ा दिए गए, 100% डिलीशन। या एक लिस्ट है 101 से लेकर 109 तक जितने पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें डिलीशन कितना है? 98.2, 98.8, 98.7, 97.4, 98.9, 96.8, 96.9, फिर 100%। और वो जहां जहां से 100% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं या 96% लोगों के नाम उड़ाए गए हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सड़क किनारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, और वो ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार का होता था, सरकार हमारे नाम शामिल करती थी। सरकार जो है वो राइट टू फूड के तौर पर फेल कर गई। हम 2 रोटी खा नहीं पा रहे हैं, हम भूखे सो रहे हैं, उस पर सरकार फेल कर गई। सरकार राइट टू एजुकेशन के तौर पर फेल कर गई, हमको एजुकेशन नहीं दे सकी। अब सरकार ने जो बेसिक हमारी एक सिटीजनशिप की आइडेंटिटी थी कि हमें राइट टू वोट था, वो भी सरकार हमारा खत्म करना चाहती है।
और टैक्टफुली उन इलाकों से खत्म करना चाहती है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट, माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट ज्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सारे मामले एक बनाए हुए ट्रिब्यूनल के जरिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो अब इनकी सुनवाइयां हाईकोर्ट करेगा। तो जिन महिलाओं के आपने वीडियो देखे, जिन लोगों से आपने बातें सुनी, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, जिनकी माहाना इनकम 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में है, वो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि जो हाई कोर्ट जाकर अपने वोटिंग के राइट को दोबारा लेकर आएंगे। जिस इलाके से भाजपा के सबसे बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, वहां पर डेटा कहता है कि 87.9% जो है वहां पर से मुसलमानों को रिमूव किया गया है। 87.9% जो लिस्ट आई है उसमें मुसलमान है। पूरे जो बंगाल की लिस्ट है उसको अगर कंप्रेस किया जाए तो जो 2 सबसे बड़े इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद है, वहां से नाम उड़ाए गए हैं। एक विधानसभा से 90,000। मौसम नूर अभी बोलेंगी, वो अपने नॉमिनेशन के लिए गई हुई हैं। मौसम नूर ने बताया कि मेरी पुरानी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें 4 लाख लोगों के नाम गायब हैं। मैं जिस असेंबली से इलेक्शन लड़ रही हूं उससे 90,000 लोगों के नाम गायब हैं। और अफसोस की बात है, इस लोकतंत्र में इस बात का अफसोस है कि पहले ये हमसे ये पूछा जाता है कि वो लोग प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे जिनके नाम काटे गए हैं, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। और जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट कहीं और चल रहा होता है, ट्रिब्यूनल के लोग कहीं और बैठे होते हैं, एफआईआर तीसरी जगह से होती है, और सिर्फ नाम सिटीजनशिप से या वोटर राइट से काटने के बाद अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर एनआईए छोड़ दी जाती है। 35 लोगों की गिरफ्तारियां एनआईए से हुई हैं। जिस इलाके में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां से अरेस्ट हुई हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन है जहां पर ट्रिब्यूनल के लोग बैठे थे। तो पहली बार आप ये सवाल बार बार कर रहे थे कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। जब बड़ी तादाद में आपने नाम काटे और लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए, बार बार खुद कोर्ट भी अपनी, प्रशांत जी बताएंगे ज्यादा बेहतर, कि कोर्ट ये कहता था कि लोग सामने क्यों नहीं आए। फिर तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपनी मनमर्जी कर रहा है और पूरी पॉलिटिकल डेमोग्राफी को चेंज करके ये चुनाव करा रहा है, तो उस चुनाव में, जिस चुनाव के बारे में ये कहा जाता था कि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि इसमें आखिरी दर्जे तक, आखिरी इलाके तक जो भी आदमी होता है वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। अब अगर किसी एक इलाके से 80,000 वोट गायब हुए हैं और जिसमें से 60,000, 40,000 या 20,000 लोग ये चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमारे नाम जेनविन गायब कर दिए गए हैं, कल को जब आप वहां पर चुनावों के बाद रिजल्ट लेकर आएंगे और हार जीत अगर 5, 7, 10,000 से होगी, तो जिन लोगों को आपने जबरदस्ती इस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया, क्या इस चुनाव को पारदर्शी कहा जा सकता है? क्या जब कोर्ट में वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आप तो एक बड़ी तादाद को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दे रहे हैं और चुनाव कराने की ऐसी क्या जल्दबाजी है, इस प्रक्रिया को आप पूरी कराइए और पुरानी लिस्ट जिसमें आपने जो है वो 2024 के चुनाव कराए थे, जो सरकार ये काम करवा रही है चुनाव आयोग से, उससे कराते। तब जो है वो खुद जो जज साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जो बंगाल से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इस एक चुनाव में वोट नहीं देंगे तो अगले चुनाव में वोट दे देंगे। यानी कि एक बार हटाए हुए वोटों से सरकार बन जाए और फिर उसके बाद अगली बार देखा जाएगा। तो इससे तो यही समझ में आता है कि जो कुछ लोग अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन है, और वो डिलीशन सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस में है, सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है और सेलेक्टेड एरिया में है, जहां पर लोग मौजूद हैं, अपने पासपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात बता रहे हैं, अपने जज होने का बता रहे हैं, अपने बीएलओ होने का बता रहे हैं, अपने परिवार के सारे लोगों के होने का नाम बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम हटा दिए जा रहे हैं। और नाम हटाने के बाद अब
जो आने वाली 23 तारीख और 26 तारीख में जहां बंगाल में चुनाव होने हैं, उस चुनावी प्रक्रिया में वो हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। और अंदेशा तो लगभग यही है कि वो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचे और जो प्रेजेंटेशन यहां पर होने थे वो समय बहुत लग सकता है, बहुत लंबी स्लाइड है। ये मेरे पास इतनी मोटी शीट सिर्फ एक असेंबली की है। हमारे पास में 20 असेंबली की डिटेल्स हैं जहां पर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, जहां पर 100%, 98%, 99% नाम गायब हुए हैं। अब आप ये बताएं कि अगर पूरा गांव का गांव खाली कर दिया जाए, यानी कि डिलीट कर दिया जाए, तो क्या ये चुनाव सही चुनाव होंगे? क्या ये प्रक्रिया जो ड्यू प्रोसेस है उसको माना गया? और ये इसमें से कुछ लोगों को बंगाल से हमने जोड़ा है। वो जो लोग बंगाल में अपने चुनावों में बिजी हैं, या बंगाल के चुनावों में या आसाम के चुनाव में हैं, योगेंद्र यादव जी आसाम के चुनाव में हैं, वो भी ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, सलमान साहब ज्वाइन करेंगे और यहां से दिल्ली से। तो कोशिश ये थी कि जो बातचीत एसआईआर में अचानक से बंद हो गई है, और बिहार और बाकी जगह के एसआईआर के बाद बंगाल के एसआईआर में सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हां बहुत जगह नाम गए हैं, वहां भी चले गए हैं। लेकिन बंगाल में लोग खड़े होकर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास सारे पेपर होने के बावजूद भी हमारा एसआईआर में नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। हम अपने सारे पेपर लेकर ट्रिब्यूनल के पास गए थे, ट्रिब्यूनल ने हमारा नाम क्यों नहीं शामिल किया। तो हम ये बात इसलिए डाउटफुल भी हैं क्योंकि आसाम में इसी तरह के ट्रिब्यूनल को हम देख चुके हैं। आसाम में जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जब फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू करना हुआ उनके कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल के बाद, तो कई सारे फॉरेन ट्रिब्यूनल के मेंबर को जब कंटिन्यू नहीं किया तो वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए। और आसाम सरकार ने हाईकोर्ट में यह कहा कि इन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रहे कि ये बहुत कम लोगों को बांग्लादेशी बांग्लादेशी बना रहे थे। तो हम सबको यह भी लग रहा है कि कहीं ये ट्रिब्यूनल के लोग उसी एजेंडे के तहत जो आसाम में हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट को लिया जाए, उस एजेंडे के तहत तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने अर्जेंट बेसिस पे करी है कि आपको मालूम चले कि पूरे बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें एक बड़ी तादाद चुनावी प्रक्रिया से हटा दी गई है, जोर जबरदस्ती के तहत हटाई गई है। और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके जरिए तकरीबन 38 लोगों के आसपास अभी तक गिरफ्तारी हुई है। और वो मैसेज क्लियर है कि अगर आपका राइट टू वोट का राइट जाता है तो अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ केसेस बुक कर दिए जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे की पड़ताल करें और उस पे लोगों के बारे में बताएं कि जो सरकारें चुनने की प्रक्रिया है उसमें से एक बड़ी तादाद से लोगों को हटाकर सरकारें चुना जाना क्या एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही दिखाती है, या सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाती है जिसमें एक बड़ी तादाद को चुनाव से हटा दिया जाए। और इस बात का भी डर है कि आगे इन लोगों के नाम कभी आ पाएंगे या 2 साल 3 साल बाद आ पाएंगे, या आने के लिए वो किस कोर्ट में जाएंगे और उसका पैसा कौन देगा। जब वो भूखे मर रहे हैं तो उनको कौन पैसा दे पाएगा, या कैसे वो पैसा इकट्ठा करेंगे जहां पर वो हाई कोर्ट में जाकर चुनाव लड़ें। जिस इलाके में ये ज्यादा नाम काटे गए हैं वो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में है, नीति आयोग की खुद की ये रिपोर्ट कहती है। तो अब दिल्ली में बैठे हुए जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन चुनाव में रहेगा कौन नहीं रहेगा, शायद इस बात से वो अनजान है। बहुत शुक्रिया।